धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक बिल रखा उसके समर्थन में खड़ा हूं। हम सब जानते हैं कि देश एक मुश्किलों के दौर से निकला है और हम कह सकते हैं कि मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है। मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर हारी हुई बाजी पलट देता है, वह असली शेर होता है। हम जानते हैं कि आज सारी दुनिया मुसीबतों से गुजर रही थी, मगर भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बाजी को पलटा है। और इस बाजी को पलटने के दौर में निर्मला सीतारमण जी और अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। हम सब जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि 2013-14 में कैसा मिला था हमें ढांचागत विकास और क्या थी चुनौतियां, वह कैसा हुआ परिवर्तन। उसे आंकड़ों के बजाय वास्तविकता के नज़रिए से देखें तो शायद परिवर्तन महसूस होगा। और परिवर्तन महसूस करने से होता है, जो महसूस करना चाहे उसे एहसास होता है। कई लोग भटकाव में रहते हैं कि कौन से तरीके से देश को चलाना है। कोई साम्यवाद का विचार करता है, कोई समाजवाद का विचार करता है, कोई पूंजीवाद की कल्पनाओं में देश को ले जाने की बात करता है। मगर मैं जानता हूँ इस बात को, और देश भी जानता है इस बात को, कि जब जब एकात्म मानव दर्शन पर अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के कल्याण की कल्पना की, तब देश सही दिशा में चला और देश ने विकास के नए पैमाने तय किए। यह अंत्योदय, यह अंतिम व्यक्ति के विकास की कल्पना हमने अटल जी के नेतृत्व में बखूबी देखी थी। हम जानते हैं कि अंत्योदय की कल्पना को लेकर ही देश में नए पैमाने तय किए गए। आज हम किसी भी विषय पर बात करें, अगर हम शिक्षा की बात लेंगे तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी सदन में दोहराया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा इस देश को दे दी जाएगी। मगर दुर्भाग्य था 10 साल तो 1960 में बीत गए, मगर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा देश लागू नहीं कर सका। 1984 में इसी सदन ने फिर दोहराया था, संकल्प लिया था कि 21वीं सदी आने के पहले पहले ये देश अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा लागू कर देगा। मगर दुर्भाग्य है, एकात्म मानव दर्शन की कल्पना करने वाले व्यक्तित्व के हाथों सर्व शिक्षा अभियान 2001 में देश में आया है। हम उस आधार पर विचार कर सकते हैं कि जो उस दर्शन को लेकर कल्याण की कामना और कल्पना करते हैं, उन्होंने आज देश में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया। और उसी का परिणाम है कि हम कह सकते हैं कि गरीब की झोंपड़ी से लेकर हर उस वर्ग, वर्ण और जाति समाज का एक एक बच्चा अनिवार्य रूप से आज स्कूलों में दाखिल है, शिक्षा प्राप्त करके इस देश के विकास के लिए अपने आप को संकल्पित करके आगे बढ़ा पा रहा है। हम सब जानते हैं इस बात को कि आज शिक्षा नीति में उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन के हाथों आज देश एक सुदृढ़ नए विकास के ढांचे की और नई कल्पना करके नई शिक्षा नीति को लेकर देश के सामने आया है। ये बजटीय ढांचा ही था। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन जुटाए होंगे, किस तरीके से लोगों को और देश के लिए कर देने के लिए संकल्पित किया होगा। उसका सुखद परिणाम है। हम अगर 2013-14 के आंकड़ों को उठाकर देखें तो जहां 16 लाख करोड़ के व्यय का ढांचा इस देश के सामने था, आज ये बजट 34 लाख करोड़ से अधिक का व्यय करके हमारे तमाम संसाधनों को विकास की नई इबारत लिखने के लिए आगे ले जा पा रहा है। हम अगर शिक्षा नीति पर बात करें तो नई शिक्षा नीति के साथ साथ एकलव्य आवासीय विद्यालयों को हम देख सकते हैं। सैनिक स्कूलों की एक नई कल्पना इसमें हम देख सकते हैं। 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे जो नई शिक्षा नीति के सभी घटकों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से एक चमत्कारिक कदम है। लेह को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया तो सिर्फ लेह के निवासी ही नहीं, पूरा भारत गर्व कर रहा है कि शिक्षा से हमारे कितने क्षेत्र अधूरे थे। आज अटल टिंकरिंग लैब को देख लें
या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के माध्यम से गाँव में और विज्ञान की प्रयोगशालाओं को आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। आज हम शिक्षा में देखें तो जहां हम बात करते थे मेडिकल कॉलेजों की, एक नई श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई है। 541 से अधिक कॉलेज, 80,000 से अधिक सीटें और 75 नए बनने वाले कॉलेज, 15,700 सीटों के साथ देश को एक नए स्वरूप में ले जा पाने में हम सफल हो रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का महान संकल्प 220 करोड़ से अधिक का बजट उसके साथ संलग्नित किया है। हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि किसी नए कर को लगाए बिना और देश को इतने वित्तीय सुदृढ़ प्रबंधन की तरफ आगे ले जाने वाला अगर कोई बजट पेश है तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया। और मैं यहाँ इस वक्त निश्चित रूप से जेटली जी को भी स्मरण करना चाहूँगा कि उन्होंने कितने कुशल वित्तीय प्रबंधन को लागू किया कि आज हम ढांचागत विकास करने में भी बहुत तेज़ी से विश्वासपूर्वक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषि और किसानों की बात हम कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन अगर हम उठाकर देखें विषयों को कि किस तरीके से कृषि विकास के लिए बजटीय संरचनाओं को सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया गया है। आज एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की कल्पना लेकर इस बजट ने 10,000 नए एफपीओ गठन करने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि किसानों के सम्मान में सम्मान निधि का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। उनके त्योहारों में, बच्चों की शिक्षा में और हर छोटे काम में सम्मान निधि का इतना बड़ा अवसर आज आपने उपलब्ध करवाया है। ब्याज की सब्सिडी के रूप में लगभग 20,000 करोड़ का, यूरिया सब्सिडी के रूप में लगभग 60,000 करोड़ का, बाजारों में मूल्यों को हस्तक्षेप लेने के लिए भी आपने बजट में राशि आवंटित की है। तो फसल बीमा योजना, हम कल्पना कर सकते हैं क्या 6 करोड़ 11 लाख लोग इस योजना से जुड़कर 16,000 करोड़ का बजट आपने इसमें रखा है। माननीय सभापति जी, मैं ये एहसास कराना चाहता हूं कि मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा कार्ड के माध्यम से किसानों की ज़मीनों को जब हम स्वस्थ करने की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो हमारी कल्पना अपने आप में बहुत आगे चली जाती है। मैं निश्चित रूप से इस बात को जानता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसे अवसर हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर देखना है तो देखने के लिए हमारी जो दृष्टि है, देखने की दृष्टि को हमें परिवर्तित करना होगा और आंकड़ों के बजाय हम अगर गांव में जाकर देखें, मैं आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि भारत सरकार के कुशल बजट प्रबंधन और प्रदेश सरकार की कुशल योजना से मेरे संसदीय क्षेत्र में आइए, क्या होता है विकास। मैं एक एक गांव की कहानी आप लोगों को बता सकता हूं। हर किसी को खुश करना, हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में न हो, हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में न हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे ये तो हमारे वश में है। और यही बजट का सार है कि हर किसी को दुख न पहुंचे, ये इस बजट का सार है। और आज भारत आत्मनिर्भर बनते हुए